नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिवा क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पीआईएल की शुरुआत कब से हुई, पीआईएल होता क्या है, जनहित क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, तो इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या दिया गया है, जनहित याचिका के बारे में बताया गया है। तो जनहित याचिका होती क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है मेरे प्यारे भाई? इसकी शुरुआत हुई अमेरिका से। अमेरिका में एक केस हुआ था 1876 ईस्वी में, गाइडन वर्सेस बेन राइट केस। इस केस के तहत इसकी शुरुआत हुई थी और वहां पर इसका नाम रखा गया था सामाजिक कार्यवाही याचिका। जैसा कि पहले वीडियो हम आपको सभी डिटेल से बता चुके हैं जनहित के बारे में, जनहित याचिका के बारे में। एक बार वापस से रिकैप कराते हैं आपको। तो भारत में जो पहला पीआईएल है वो कब दर्ज किया गया था? पहला पीआईएल दर्ज किया गया था 9 मार्च 1979 को। 9 मार्च 1979 को पहला पीआईएल दर्ज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एक वकील थी कपिला हिंगोरानी। कपिला हिंगोरानी के द्वारा किया गया था, जिन्हें मदर ऑफ पीआईएल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है और यूपीएसआई में 2 बार पूछा भी जा चुका है। इसके बाद में पीआईएल की शुरुआत किसने किसने की थी? ज्यादातर एक नाम सामने आता है जिन्हें पीआईएल का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ पीआईएल भी कहा जाता है, पीएन भगवती साहब को। लेकिन इनका सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था उसी समय में सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे कृष्ण अय्यर। तो कृष्ण अय्यर ने इनका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था पीआईएल की शुरुआत के लिए। कृष्ण अय्यर ने 1971 में पीआईएल के लिए कहा था, जनहित के लिए कहा था कि कानून को लोगों के पास जाना चाहिए, ना कि लोग कानून के पास आए। तो ऐसी उनकी अवधारणा थी, ऐसी बातें कही थी। इसके बाद में हमने कपिला हिंगोरानी के द्वारा जब पहली पीआईएल दर्ज की गई थी, बिहार के न्यूज आर्टिकल में 40,000 जो अंडर ट्रायल कैदी बंद थे उनके द्वारा जो बंद हुए थे, तो उनके लिए जनहित याचिका डाली गई। तो पहली याचिका थी 9 मार्च 1979 को। तो इसके बारे में जो एक केस हुआ था जिसका नाम था हुसैन आरा खातून और ओआरएस वर्सेस बिहार सरकार केस, ये 1979 में हुआ था। तो इसके द्वारा ही पहली पीआईएल दर्ज की गई थी और कपिला हिंगोरानी को मदर ऑफ पीआईएल भी कहा जाता है। इसके बाद में मैंने और भी कई बातें बताई थी कि पीआईएल का संबंध या फिर जो जनहित का संबंध है, जनहित शब्द का संबंध है संविधान से नहीं है। संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि यह संवैधानिक व्याख्या के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो संवैधानिक व्याख्या के दौरान ही इसकी शुरुआत हुई थी। और सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल या फिर रिट किस अनुच्छेद के तहत दर्ज कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत कर सकते हैं। और रिट कितने प्रकार की होती है मेरे प्यारे भाई? 5 प्रकार की रिट होती है। और उसको मैंने बताया था कि आप कमेंट करके बताएं, तो आप इस वाले वीडियो में भी कमेंट करेंगे कि 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद में हम रिट के बारे में भी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं। तो पीआईएल जनहित याचिका, जनहित याचिका पहली याचिका कब दर्ज की गई थी? 1979 में। इसको आप नोट कर लीजिए। किसके द्वारा दर्ज की गई थी? कपिला हिंगोरानी के द्वारा दर्ज की गई थी। ये भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पीआईएल के जनक किसे कहा जाता है? पीआईएल का जनक कहा जाता है पीएन भगवती को। और जब 1979 में 9 मार्च 1979 को पहली याचिका दर्ज की गई थी, तो उस समय बेंच जो थी वो पीएन भगवती साहब की ही थी जब कपिला हिंगोरानी ने यह याचिका दर्ज की गई थी। और याचिका किसके ऊपर थी? याचिका थी 40,000 अंडर कैदी जो बंद थे, अंडर ट्रायल कैदी जो बंद थे जेल में, उनके प्रति याचिका थी और इनको सभी को छोड़ा गया था। इसके बाद में मैंने कई बातें बताई थी आपको और एक केस के बारे में भी डिस्कस किया था। फर्टिलाइजर निगम केस जो था ये डिस्कस किया था। फर्टिलाइजर निगम वर्सेस फर्टिलाइजर निगम बनाम भारत संघ केस था। तो इसके बारे में डिस्कस किया गया था और 1981 में यह केस हुआ था। और इस केस में सीधे सीधे कहा गया था कि अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी संगठन के लिए जनहित याचिका दर्ज कर सकता है। तो ये बात अनुच्छेद 32 में कही गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 32 में पीआईएल या रिट दर्ज कर सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत पीआईएल दर्ज कर सकते हैं। संविधान की व्याख्या के दौरान जनहित का उत्पत्ति हुई थी, जनहित शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और यह न्यायालय का आविष्कार है और न्यायाधीश की विधि है, न्यायाधीश निर्मित विधि है यह, क्योंकि यह न्यायाधीशों द्वारा बनाई गई है, ना कि संविधान सभा में जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उसके द्वारा नहीं बनाई गई थी।
संविधान के निर्माण के समय में जनहित शब्द का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया था, जबकि इसका प्रयोग कब हुआ था? जब संविधान की व्याख्या हुई थी। और संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत करता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है, उसके सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी केसेस के बारे में, जितने भी केसेस हुए हैं जनहित याचिका के तौर पर, तो उनके सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें से सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर जनहित याचिका के जो अब तक के व्यापक क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। अब तक के व्यापक क्षेत्र है जैसे कि अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध जो क्षेत्र है, या बालक कल्याण और श्रमिकों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सा सहायता, नारी शोषण के विरुद्ध संरक्षण और पुलिस मुठभेड़ के मृत्यु के, अगर मान लीजिए पुलिस मुठभेड़ हो रही है और उसके बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए एक केस हुआ था, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनसे संबंधित जितने भी केस हुए थे, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी केसेस दिए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर यूपीएसआई का पेपर जब आप उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस आपका ये माना जाता है एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996, क्योंकि लगभग 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया और उससे पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में। हालांकि आप रेडियो ऑपरेटर की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है इन केसेस के बारे में चर्चा ना की जाए, लेकिन एग्जाम अभी डिफाइन नहीं किया गया। ये जनहित के टॉपिक के अंतर्गत ही सारे केसेस आते हैं, तो इनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है इनके बारे में पूछ दिया जाए कि ये केस कब हुआ था, सुनील बत्रा बनाम भारत बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 का जो केस है, और पूछ दिया जाए किसके लिए था, ये अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध था या बालक कल्याण के विरुद्ध था, और श्रमिकों का संरक्षण या फिर पर्यावरण संरक्षण, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाए, या फिर पूछ दी जाए सन कौन सी थी। तो इस प्रकार से केसेस पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905407400। यहाँ पर आप जानकारी ही नहीं बल्कि आप ये जो पढ़ रहे हैं इनसे संबंधित नोट्स भी पा सकते हैं। इनसे संबंधित जो भी आपको नोट्स चाहिए जनहित से संबंधित और आगे आने वाले टॉपिक, जैसे जैसे हम टॉपिक कवर कराते रहेंगे वैसे वैसे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो वीडियो को जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। और ये जो कांटेक्ट नंबर है व्हाट्सएप, आप इस पर केवल व्हाट्सएप ही करिए, कॉल मत करिए, क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा आने की वजह से हो सकता है हम किसी का रिप्लाई नहीं ना कर सकें। और आप जब भी इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो यहाँ पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा 9 से 10 के बीच में, शाम को रात में 9 से 10 के बीच में आपको इसका रिप्लाई मिलेगा जब भी आप कोई भी मैसेज करेंगे। तो ये याद रखिए। आप ये मत सोचिएगा कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया या करवा दिया लेकिन अभी तक भी रिप्लाई नहीं आया। तो मेरे प्यारे भाई, रिप्लाई बहुत ही जल्द दिया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। फिलहाल में हम केसेस के बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला केसेस आता है ये है अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध केस हुआ था, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 केस। तो इस केस के अंतर्गत क्या बातें हुई थी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये केस ऐसा हुआ था कि 1980 के समय में एक आजीवन कारावास काट रहा एक कैदी था। तो वो कैदी, आजीवन कारावास मतलब वो होता है कि लाइफ टाइम प्रिजन की वो सजा काट रहा था। तो सुनील बत्रा बनाम केस में तो जब वो कैदी जो सजा काट रहा था तो उस कैदी को जो जेल संरक्षक हुआ करते थे, जेल वार्डन हुआ करते थे, तो वो लोग उसको सताते थे उस कैदी को। तो इस केस के दौरान एक दूसरे कैदी ने उसके साथी या फिर दूसरे कैदी ने एक याचिका दर्ज की, जिसे सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस के नाम पर दर्ज किया गया, जो कि 1980 में। और कहा गया था उस याचिका के दौरान कि जो कैदी है जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है तो उसके प्रति गलत व्यवहार किया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, तो इसके विरुद्ध यह याचिका दर्ज की गई। और यह याचिका आर्टिकल 32 के जो रिट के बारे में चर्चा की गई। तो आर्टिकल 32 में जितनी भी रिट के बारे में चर्चा की गई उनमें से एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी कहीं पर बंद है तो उसके ऊपर जो अधिकारी बैठा है, कोई भी बंदी है और उसके ऊपर जो अधिकारी बैठा है उस पर कोई भी अमानवीय व्यवहार करे या फिर कैसा भी अजीब सा व्यवहार करे तो उसके प्रति ये याचिका दर्ज की जा सकती है। तो किस अनुच्छेद के तहत की गई थी मेरे प्यारे भाई? अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दर्ज की गई। अनुच्छेद 32 में कितनी रिटों के बारे में चर्चा की गई है? 5 रिटों के बारे में चर्चा की गई है। और 5 रिट कौन कौन सी है? आप कमेंट करके बताइए कि 5 रिट कौन कौन सी है। और इसके बाद में अनुच्छेद 32
भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मेरे प्यारे भाई फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका के संविधान यानी यूएसए के संविधान से लिए गए। यूएसए के संविधान में इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। वहां पर बिल ऑफ राइट्स कितने हैं? 10 है मेरे प्यारे भाई। जबकि भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें 7 मौलिक अधिकार थे और एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। इसे कानूनी अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इस संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब पृथककरण किया गया था? पृथक कब किया गया था? यह कमेंट करके बताएंगे। पहले केस के बारे में आप समझ गए। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केंद्र प्रशासन 1980 में एक केस हुआ था और किस वजह से हुआ था? आजीवन कारावास में जो एक कैदी सजा काट रहा था तो उसके प्रति अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। मतलब मानव के तौर पर व्यवहार नहीं किया जाता है, कह सकते हैं जंगली तरीके से व्यवहार किया जा रहा था, जंगली जानवर के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है। तो अमानवीय व्यवहार यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं। तो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था तो इस केस को दर्ज किया गया था दूसरे कैदी के द्वारा, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाया गया था और उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण को जनहित याचिका मानकर इस केस की सुनवाई हुई थी और उसे कहा गया था कि आजीवन कारावास जो भी कैदी सजा काट रहा है तो उसके प्रति सही व्यवहार किया जाए और जो जेल संरक्षक था उसको इस बात के लिए सस्पेंड भी किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं बालक कल्याण। बालक कल्याण में दो महत्वपूर्ण केस हुए। एक शीला बारसे बनाम भारत संघ 1986 में हुआ है। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, ये भी 1996 में हुआ है। दो केस हुए। इंपॉर्टेंट कौन सा? 1996 वाला भी इंपॉर्टेंट है, 1986 वाला भी इंपॉर्टेंट है। दोनों केस इंपॉर्टेंट है। ये केस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अभी तक पूछा गया है एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 केस। ये सबसे ज्यादा पूछा गया, तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिए। इनके सभी के नोट्स आपको इस पे व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कांटेक्ट करिए, एक बार यहाँ पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। शीला बारसे बनाम भारत संघ केस 1986। इस केस में क्या हुआ था? जो शीला बारसे बनाम भारत संघ केस 1986 है, इस केस में हुआ था। अच्छा, एक कमेंट करके आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। 1986 में ऐसा कौन सा नियम आया था? राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो ऐसा कौन सा नियम आया था कि उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, उन प्रेसिडेंट साहब ने पॉकेट वीटो का यूज किया था। मतलब कोई भी नियम बनाया जा रहा है, कोई भी कानून बनाया जा रहा है, तो वो कानून की समर्थन के लिए राष्ट्रपति के पास हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, तब वो कानून पूरी तरीके से लागू हो पाता है। तो ऐसा कौन सा कानून बनाया जा रहा था जो उस कानून के दौरान में प्रेसिडेंट साहब ने अपना पॉकेट वीटो का यूज किया था? मतलब उस कानून को अपने जेब में रख लिया था, जेब वीटो का यूज किया था और कहा था कि आगे भविष्य में आने वाला कोई भी प्रेसिडेंट इसका उपयोग नहीं करे, मतलब जो कानून है उसको नहीं निकालेगा, पॉकेट में ही बना रहेगा। और ऐसा होता है क्योंकि संविधान में ये लिखित है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति है पॉकेट वीटो का यूज करता है तो दूसरा राष्ट्रपति आकर उसको मतलब निकाल भी सकता है, जो पिछले राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो में जो भी कानून या फिर जो भी विधि डाली थी। तो ये बात है, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा कानून था, किस विषय पर कानून था, किससे संबंधित कानून था। आपको हिंट देते तो पोस्टमैन से संबंधित कानून था, तो आपको कमेंट में बताना है कि क्या था उस कानून में, तो इसलिए बताइएगा। 1986 की बात है तो आप बताइए। अब हम बात करते हैं शीला बारसे बनाम भारत संघ केस 1986। इनमें इन्होंने कहा था, शीला बारसे जो कि एक पत्रकार थी, इन्होंने ये बात कही थी कि बालक अधिनियम 1960 में बालक अधिनियम आया था और इस अधिनियम में कई बातें कही थी, बालकों के आगे भविष्य के लिए कई बातें कही गई थी। तो बालक अधिनियम आया था 1960 में बालक अधिनियम। तो शीला बारसे ने कहा था कि बालक अधिनियम 1960 के होने के बावजूद भी कई असंख्य बालक ऐसे हैं जो कारावास में सजा काट रहे हैं। तो ये बात इन्होंने कही थी, कई असंख्य बालक ऐसे हैं जो कारावास में सजा काट रहे हैं, जबकि बालक अधिनियम 1960 मौजूद था। तो ऐसा क्यों है कि जब बालक अधिनियम 1960 मौजूद था तब भी बालक वहां पर सजा क्यों काट रहे हैं कारावास में? तो ये बात इस केस के दौरान बालक कल्याण के लिए ये बात कही गई थी शीला बारसे बनाम भारत संघ केस 1986 में जो हुआ था।
तब इस केस की सुनवाई ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि आज के बालक कल के भारत के निर्माता होंगे। आज के बालक कल के भारत के निर्माता होंगे और हमें इनको इस तरीके से पल्लवित और पुष्पित करना है कि कल ये वटवृक्ष बनकर हमारे सामने निखर कर आए। तो ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, ये बात इस केस के दौरान शीला बारसे बनाम भारत संघ 1986 के दौरान ये बात कही थी। अब हम बात करते हैं एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 में जो केस हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे प्यारे भाई? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इस केस में ये बात कही गई थी कि जितने भी बालक हैं जो 14 वर्ष से कम हैं, इनको शिक्षा के लिए कहा गया, शिक्षा की बात कही गई थी और शिक्षा के तौर पर सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका किया गया था कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खान या कारखाने में काम करने के लिए बिल्कुल निषेध होगा, मतलब उन्हें काम करने नहीं दिया जाएगा। वहां काम करना कानूनी अपराध होगा। अगर वहां पर मतलब फैक्ट्री हुआ, कारखाने हुए, खाने हुई, तो उन पर अगर कोई भी ऐसा बालक जो 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम उम्र का बालक है, वहां पर काम करते हुए पाया गया, तो वहां के जो मालिक होंगे फैक्ट्री के, तो उनको कानूनी तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात 1996 वाले केस में एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य केस हुआ था 1996 में, उसमें ये बात कही गई थी मेरे प्यारे भाई। और क्या कहा गया था कि जो अनुच्छेद 24, 39, 41 और 45 और 47 अनुच्छेद हैं, इनके तहत ये बात कही गई थी कि इनका संरक्षण किया जाए। अब देखिए 24 अनुच्छेद में क्या कहा गया था? अनुच्छेद 24 में किससे संबंधित है? मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 12 से 35 तक किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। 36 से 51 तक किससे संबंधित है? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और 36 से 51 के बीच में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए और किस विकास के बाद, मतलब सभी विकास के कार्यों के लिए आगे रहना चाहिए। तो ये सब 36 से 51 में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में 1986 जो केस हुआ था, तो इसमें कहा था कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, तो इनको फैक्ट्री, कारखाने या खानों में कार्य करना बिल्कुल निषेध है। और अनुच्छेद 24 में भी यही बात कही गई है कि फैक्ट्री, कारखानों में काम करने वाले बच्चों को जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, उनको वहां पर काम करने नहीं दिया जाएगा। उनको काम करवाने पर कानूनी कार्रवाई होगी वहां पर। तो ये बात 24 में कही गई है। इसी प्रकार से जो अनुच्छेद 24, 39 चा, ये याद रखिए, 39 क्लॉज चा, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो ये कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे 24 हो गया, 39 हो गया, 41 हो गया, 45 हो गया, 47 हो गया। तो इनको आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कि ये क्या क्या इनके बारे में बात कही है। यहीं पर बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। तो ये कौन से भाग में? भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। और कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आयरलैंड ने किस संविधान से लिए? स्पेन के संविधान से लिए हैं मेरे प्यारे भाई। स्पेन के संविधान से हमारे जो आयरलैंड ने डीपीएसपी लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा आता है, व्यापक क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण। तो श्रमिकों का संरक्षण के प्रति एक केस हुआ था, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ केस 1982। बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक संगठन हुआ करता था। तो इस संगठन के दौरान जनहित याचिका डाली गई थी 1982 में कि जितने भी बंधुआ मजदूर हैं, इनको राहत दी जाए और बंधुआ मजदूरी से मुक्ति की जाए। इसीलिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ केस 1982 में हुआ था, 1982 में हुआ था। तो इसमें बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाने की बात कही गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका सराहना किया था और कहा था कि बंधुआ मजदूरी से मुक्ति की जाए। आपको इससे पहले पता होगा कि ब्रिटिश के समय में जब बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी, बंधुआ मजदूरी या फिर मजदूरी हुआ था, तो एक लेबर एक्ट भी बनाया गया था। तो लेबर एक्ट कई बनाए गए थे, लेकिन आजादी के बाद भी लेबर एक्ट बनाया गया था और ब्रिटिश समय में भी लेबर एक्ट बनाया गया था। तो उस समय क्या होता था, लेबर एक्ट के बनने से पहले 14 से 18 घंटे मजदूर को काम करना पड़ता था। लेकिन जब लेबर एक्ट बनने के बाद में और जब आजादी के बाद में लेबर एक्ट बना,
तो उस समय केवल 8 घंटे से 10 घंटे ही काम करने के लिए मजदूरी की बात कही गई थी। तो ये भी काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ था। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ केस 1982 में हुआ था और इस केस के दौरान ही बंधुआ मजदूरी से मुक्ति मिली थी सभी को। और यह जो व्यापक क्षेत्र था श्रमिकों का संरक्षण। अगला व्यापक क्षेत्र है पर्यावरण संरक्षण, इंपॉर्टेंट है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ केस 1988। देखिए 1986 में भी क्या था, ये बालकों के प्रति इन्होंने केस हुआ था। इसके बाद में अब एमसी मेहता बनाम भारत संघ केस 1988 हुआ था। अब इस केस में क्या हुआ था, ये पर्यावरण संरक्षण के ऊपर केस है। आपने जगह सुनी होगी कानपुर, उत्तर प्रदेश की एक जगह है कानपुर। कानपुर के पास में निकट में जाजमऊ जगह पड़ती है। वहां पर चर्म शोधन शालाएं हुआ करती थी। चर्म शोधन मतलब चमड़ा का शोधन जहां पर होता था। आपको पता ही होगा कानपुर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी साथी हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें कानपुर के लिए। कानपुर बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन कानपुर गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है और वहीं पर ये केस हुआ था। एमसी मेहता मतलब वहां से संबंधित केस है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ केस 1988। इस केस में हुआ था, कानपुर के पास स्थित एक जगह है जाजमऊ, वहां पर चर्म शोधन शालाएं हैं। तो वो शालाएं क्या करती थी, उससे जो गंदा पानी निकलता था वो सीधा सीधा गंगा में प्रवाहित किया जाता था। तो इस वजह से गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए, गंगा के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए यह केस सामने आया था और पर्यावरण संरक्षण के लिए जनहित याचिका दर्ज की गई थी। एमसी मेहता बनाम भारत संघ केस 1988 ये केस हुआ था। इसके बाद में चिकित्सा सहायता के लिए एक केस दर्ज किया गया था। एक जनहित याचिका दर्ज की गई थी जिसका नाम रखा गया था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ केस 1989। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ केस 1989 में क्या हुआ था कि जिस तरीके से 1977 में पीएन भगवती साहब ने कहा था कि जो कानून है या फिर जो भी न्याय है वो ऐसे सभी जितने भी असहाय लोग हैं, जो असमर्थ है कानून से न्याय पाने के लिए, उन सभी को न्याय मिलना चाहिए। और 1977 में यही बात कही थी कि उनको न्याय दिलाने के लिए जो भी न्यायपालिका की, जो भी न्यायालय की सहायक शुल्क है उसे भी माफ किया जाए, तो ये बात कही थी। तो इसी प्रकार से इस केस में परमानंद कटारा बनाम भारत संघ केस जो 1989 में हुआ था, इस केस के दौरान कहा गया था कि जिस प्रकार गरीब मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, जो भी असहाय व्यक्ति हैं उनके लिए विधि के लिए, विधि यानी कानून के लिए, कानून में न्याय पाने के लिए सहायता या फिर शुल्क माफ की गई है, उसी प्रकार चिकित्सा पाने के लिए भी इनकी शुल्क माफ की जाए। और आज भी ये हो रहा है, चिकित्सा आपको निःशुल्क दी जा रही है, चिकित्सा सहायता आपको निःशुल्क प्राप्त करवाई जा रही है। तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ केस 1989, ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको आप एक बार स्टार मार्क कर लीजिए। इसके बाद में अगला आता है व्यापक क्षेत्र नारी शोषण के विरुद्ध संरक्षण। इसमें एक केस हुआ था दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेंस फोरम बनाम भारत संघ 1995। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेंस फोरम बनाम 1900 जो केस हुआ था 95 का भारत संघ का केस था। तो इस केस में क्या हुआ था कि दिल्ली में जो भी वर्किंग वुमेन्स है, मतलब जो भी कार्य करने वाली या फिर जो भी कार्य करने वाली महिलाएं हैं, तो इनका मतलब उस समय क्या होता था, यौन शोषण ज्यादा होता था। उसी यौन शोषण को रोकने के लिए यह केस यानी जनहित याचिका दर्ज की गई थी और यह 1995 में दर्ज की गई थी। और यह बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कानून को यानी दिशा निर्देश दिए थे, कानून को कह सकते हैं या फिर पुलिस को दिशा निर्देश दिए थे, जितनी भी एजेंसी हैं जो भी वर्क करती हैं नागरिक की देखभाल के लिए, तो उनको दिशा निर्देश दिए थे कि आप सभी लोग इन पर बिल्कुल अच्छी तरीके से रहें और उनकी देखभाल में ध्यान दें, इनकी कानूनी कार्रवाई जल्दी से जल्द पूरी करें। जो भी मतलब ऐसी पीड़ित महिला पाई जाती है तो उसके प्रति कानूनी कार्रवाई बहुत ही जल्दी करें और उसको न्याय दिलाने के लिए आप सहायक बने, समर्थक बने। तो ये बात इस केस में कही गई थी, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम बनाम भारत संघ केस 1995 में। इसी प्रकार से विशाखा बनाम राजस्थान केस जो 1997 में हुआ था, इसमें भी यौन शोषण के विरुद्ध एक जनहित याचिका दर्ज की गई थी और इसमें भी माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था और कानून को दिशा निर्देश दिए थे। इसके बाद में पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के लिए केस दर्ज किया गया था, जनहित याचिका दर्ज की गई थी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस बनाम यूनियन यानी मतलब भारत संघ केस 1997। ये आपको ऐसे ही याद करना होगा क्योंकि ये केस ऐसे ही दर्ज किया गया था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल यानी लिबर्टीज बनाम
भारत संघ केस 1997 ये दर्ज किया गया था। और इसमें भी पुलिस मुठभेड़ में अगर किसी भी व्यक्ति की मतलब जो भी सिंपल या सिविल या नागरिक व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए पुलिस को मतलब उस पर कार्रवाई की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसा फैसला सुनाया था कोर्ट ने। तो दोस्तों ये जो हमारे कुछ व्यापक क्षेत्र थे, इंपॉर्टेंट व्यापक क्षेत्र थे, इनसे संबंधित जितने भी केस हो सकते हैं, जो भी केसेस आपके पूछे जाने के चांसेस हैं, और ये हमारे केस हैं जो महत्वपूर्ण केस हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, इनके बारे में मैंने चर्चा की है। अगले वीडियो में हम कानून और शांति व्यवस्था के बारे में यानी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जानेंगे, क्या होता है, जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि जैसे ही अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद साथियों, जय भारत।